Welcome back, students. Now let's start the exercise of chapter 11, transportation in animals and plants, to prepare for our exams and to learn what we have read and explained in the conceptual understanding. So let's start with short answer questions first, and you have to name the instrument which is used to measure heartbeat. सबने देखा है, डॉक्टर्स के पास जाते हो, what is the first thing a doctor does is to check your heartbeat, and what is that instrument which he uses? That's called a stethoscope. एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे, he or she will also tell you that it's the doctor is using a stethoscope to check our heartbeat. So it's very, very simple. You should know the spellings of stethoscope. That's it. Next, what are the extremely thin tubes that join arteries and veins called? अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि अब हमारा लेवल बढ़ता है, जहां हमने डिटेल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे सब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो इसीलिए आपको बताना है वो थिन ट्यूब्स कौन सी होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को में होती हैं, एंड दे आर कॉल्ड कैपिलरीज. आपको याद होगा जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कैपिलरीज, और आपने डायग्राम्स भी देखे थे जहां आपने देखा था कि आर्टरीज और वेन्स के अलावा इनका साइज इतना छोटा होता है, लेकिन ये होती इसलिए ताकि कनेक्शन और कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छी रहे, एक छोटी सी छोटे एरिया में भी आपका जो खून है वो पहुंच सके. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस दैट फिल्टर ब्लड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट. वेरी सिंपल, वन वर्ड आंसर है. आपको बताना है ऐसी कौन सी ऑर्गन है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है, एंड दैट इज किडनी. किडनी का सही शेप में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड है, वो नहीं हो पाएगा अगर किडनी प्रेजेंट नहीं होगी. राइट, तो अपनी किडनी का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. यहीं से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, जहां पे हमने ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़ने शुरू किए थे जो ब्लड को बनाते हैं. WBCs, RBCs, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स. चारों के चारों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमारी बॉडी को सही तरह से फंक्शन करने में हेल्प करता है. तो इन चारों का करेक्ट साइज शेप में होना बहुत जरूरी है, और वही सबसे पहली चीज होती है. तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए इसीलिए बोलते हैं छोटी सी बात में, क्योंकि इन सब का चारों का अपने करेक्ट अप्रॉक्सीमेशन साइज में होना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड. अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पे ही बेस्ड हैं. तो आउट ऑफ द 4 जो आपने अभी पढ़े, उसमें से कौन सा नॉन लिविंग पार्ट होता है ब्लड का, और आंसर है प्लाज्मा. प्लाज्मा इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट हाउ मच ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी. तो हमें पता होना चाहिए कि हम सबकी बॉडी का साइज अलग है, वेरिएशंस हैं, तो हमारी बॉडी में एवरेज कितना ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए, एंड दैट इज अराउंड 5 लीटर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 7, अबाउट हाउ मच यूरिन इज एक्सक्रीटेड बाय आवर बॉडी इन 24 आवर्स. मतलब 24 घंटे यानी एक दिन. तो 24 घंटे में कितना यूरिन जो है आपकी बॉडी एक्सक्रीट करती है, दैट इज 1 to 1.8 लीटर्स. इसीलिए बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, डिहाइड्रेशन हो जाती है, एंड स्पेशली वेदर कंडीशंस पे भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. समर्स में तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, तभी एटलीस्ट इतना अमाउंट आप अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकोगे. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरिन टेस्ट भी आप डॉक्टर्स को बहुत ही रेगुलरली देते हो. अगर आपको कुछ भी एलर्जी, इन्फेक्शन अपनी बॉडी में महसूस होता है, कई बार छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो डॉक्टर सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं यूरिन टेस्ट कराने के लिए. अगेन क्यों? क्योंकि वो एक हिंट होता है कि अगर आपके यूरिन में 95% वाटर नहीं है, 2.5% यूरिया नहीं है, 2.5% दूसरे वेस्ट नहीं है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल सिचुएशन. उस केसेस में उनको हिंट मिलता है कि जो यूरिन का फिल्ट्रेशन है, जैसा हमारा ब्लड फिल्टरिंग यूनिट किडनी है, क्या वहां कोई प्रॉब्लम है या आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, जिसके लिए वो डायग्नोसिस देते हैं. Then coming to question number 9, name the scientist who discovered that the blood circulates in our body in system of vessels. तो कौन से साइंटिस्ट
की देन थी एंड ही वाज विलियम हार्वे, जिन्होंने हमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिव रीजनिंग। अब हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होंगे और हमें उन सबका रीजन देना होगा ऐसा क्यों होता है। सो द स्टेटमेंट इज वी कैन सी आवर वेन्स बट नॉट आर्टरीज। सारे स्पेशली पीपल हु आर जिमिंग अलॉट, जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जिम करते हैं, अपनी बॉडी को रफ एंड टफ बनाया होता है, आप कभी भी देखना आपको बहुत इजीली उनकी वेन्स बाहर निकलती हुई नजर आती है। तो क्वेश्चन यही है कि वेन्स नजर आती हैं पर आर्टरीज नजर क्यों नहीं आती हैं। तो साइंटिफिकली लॉजिक है दे आर सुपरफिशियल फाउंड अंडर द स्किन। सो एक्चुअली रीजन ये होता है क्योंकि आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, वो हमेशा हमारी स्किन के काफी अंडर होती हैं, जो इसीलिए ऊपर से हमें नजर नहीं आती, एंड दैट इज वाई दे आर प्लेस्ड सुपरफिशियली अंडर द स्किन, और इससे उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। Question number 11, give reasoning. Sometimes a doctor asks the patient to get the urine examined. इसी की बात मैं अभी कर रही थी। तो सबसे पहला हिंट आता है जब एक बच्चे को जहाँ जो आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, एक्सटर्नली और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेम्परेचर नहीं जा रहा, या बॉडी के साइन या यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, तो वो आपके यूरिन को एग्जामिन इसीलिए कराते हैं क्योंकि उससे उनको पता चल जाता है कि कितने टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और अगर वो टॉक्सिन्स एक नॉर्मल रिपोर्ट की रेंज से मैच नहीं हो सकते, दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी, राइट, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स का जो लेवल है वो चेंज हुआ आया है। ठीक है। Then you have to tell the reason that the blood in our arteries is bright red in color. उसका रीजन होता है लाल रंग क्यों है, खून के नाम से लाल रंग लेते हैं, बट उसका एक साइंटिफिक लॉजिक है, और वो ये है क्योंकि ब्लड में आपके पास जो पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड येस ऑफ कोर्स आपकी ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट भी ठीक नहीं होता, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, यू स्टार्ट लुकिंग पेल, आपकी जो बॉडी का कलर है वो भी पेल येलोइश लगना शुरू हो जाता है, और पेल कलर होना इन इटसेल्फ इज अ हिंट कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करने के लिए बोलते हैं। Valves are present in veins. Very important question to give reason. Why are valves present in veins? अगर आपने डायग्राम रिकॉल करेंगे, नहीं है तो बुक लेके आओ और देखो, हमने तब भी ये चीज डिस्कस की थी ताकि ब्लड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। वॉल्व्स आर प्रोवाइडिंग देम अ रास्ता, अ वे। आपने कभी साइन बोर्ड्स देखे हैं? जब हम कहीं हमारे को किसी डेस्टिनेशन में जाना है, वी ऑलवेज फॉलो दो साइन बोर्ड्स, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि हमें इसी डायरेक्शन में मूव करते जाना है, राइट? तो वॉल्व्स यही काम करते हैं। अगर वॉल्व्स बीच में नहीं होंगे तो हो सकता है प्योर और इम्प्योर ब्लड की जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाए, और उस केस में द पर्सन कैन डाई, बिकॉज आपका प्योर इम्प्योर ब्लड जो है वो मिक्स हो गया है। तो जहाँ पे प्योरिटी होनी चाहिए वहाँ इम्प्योरिटी मिक्स हो गई है, और जहाँ इम्प्योरिटी होनी चाहिए वहाँ प्योरिटी मिक्स हो गई है, एंड इट विल अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, एंड टॉक्सिकेशन जो इम्प्योर ब्लड से है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। सो वॉल्व्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड फ्लोइंग इन वेन्स इज डार्कर इन कलर। इसका एक अगेन बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी ब्लड वेन्स में होता है उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड है, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसमें इम्प्योरिटीज हैं क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड है। तो जब हम इम्प्योर ब्लड वापस लेके आते हैं तो उसमें सारा टॉक्सिन्स जो है वो भी साथ आता है, क्योंकि यही तो करना है, उस इम्प्योर ब्लड को दोबारा से जब प्योर करेंगे तो हम ये टॉक्सिन्स ही रिमूव करते हैं। ये जो डीऑक्सीजनेशन है वो भी रिमूव करना है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से बॉडी में सर्कुलेट हो सके। क्वेश्चन नंबर 15, अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लॉन्ग आंसर में हाउ डज स्किन एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो सिर्फ एक लाइन में नहीं समझाना, क्योंकि ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, हमें सारी डिटेल्स देनी है कि स्किन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों बोलते हैं, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब ही यही है, वो हमारी बॉडी में से कुछ वेस्ट निकाल रहा है। तो जब हम स्किन की बात करते हैं तो हमारी स्किन क्या करती है, हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं जो रिमूव करते हैं वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम ब्लड थ्रू द स्किन। सो आपके स्वेट ग्लैंड्स का काम होता है आपकी बॉडी में से एक्सेस वाटर, सॉल्ट और यूरिया को रिमूव करना, विच इज वेरी गुड, क्योंकि इन सब चीजों के फायदे इसलिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी स्किन इन सब चीजों को रिमूव कर रही है
तो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और वेस्ट का आपकी बॉडी में रहना इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करता है, एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज ग्लैंड्स टू वर्क प्रॉपरली। तो आप ये सारे पार्ट्स डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। Question number 16. Why do we sweat a lot in summer? Again reason. Summer में आपका water intake बहुत ज़्यादा हो जाता है as the temperature is very hot. So sweating in our body is way of reducing our internal body temperature. और आपने कभी भी देखा है कि जब आप sweat करते हो, touch yourself and see, आपकी body का temperature हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि that is the way of reducing your internal. तो जब भी sweating होती है, it's maintaining your body temperature and keeping you cool. राइट, तो इसीलिए हम समर्स में बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं। Why do our colored clothes develop white patches in the areas of underarms? That is again a very common observation, usually in summers only, because summers में आप बहुत light clothes पहनते हो, cotton पहनते हो, तो उसमें वो patches जब wash होके आते हैं आपको बहुत clearly दिखते हैं। और इसका सीधा सा impact तब आता है क्योंकि जब हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी थी स्वेट की, तो आपने उस पढ़ा था कि उसमें सॉल्ट्स भी थे, तो इन सॉल्ट्स की वजह से आपके जो पैचेस डेवलप होते हैं वो आपको विजिबल हो जाते हैं, बिकॉज जब आपके कपड़े धुल कर आते हैं तो देयर इज अ रिएक्शन ऑफ दोज सॉल्ट्स एंड द सॉल्ट्स ऑफ द डिटर्जेंट्स, एंड वो आपको वॉशिंग के बाद बहुत ही क्लियरली नजर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18. Why our sweat generates odor? ये भी क्वेश्चन है कि why it is that always you can smell, you are using perfumes, you are using deodorants, especially in summers again, क्योंकि you sweat a lot. So sweat itself has no odor, but when bacteria on our skin come in contact with sweat, they produce an unpleasant odor. इसीलिए आप गर्मी में बहुत ट्राई करते हो, स्पेशली जब आप बाहर से आते हो, आप यू टेक अ क्विक बाथ, आप एक शावर लेकर आते हो ताकि जितना भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है कांस्टेंट वर्क प्रेशर की वजह से, मे बी आप घर से बाहर रहते हैं एंड आप बहुत सारा डस्ट बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे आता है एंड यू कीप स्वेटिंग अ लॉट, एंड इन दैट केस इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज योर क्लोथ्स, वो क्या होता है, वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, एंड अगर आप क्विक शावर्स, क्विक बेदिंग और अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते तो ये जो बैक्टीरियाज आपके स्वेट के साथ मिलते हैं, दे क्रिएट दैट अनप्लेजेंट ओडर। ओके, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी? वेरी सिंपल एंड वेरी जनरल क्वेश्चन। क्यों ब्लड आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को चाहिए? क्योंकि इट इज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड द एसेंशियल एनर्जी टू देम which helps the body to perform various functions. बिना एनर्जी के, बिना ऑक्सीजन के you are not surviving, and ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन, एनर्जी, सारा न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी को सप्लाई होता है। इसीलिए फायदा तो ये है ही, क्योंकि अगर हेल्दी कंडीशंस रहेंगी सब कुछ पहुंच रहा है, लेकिन अगर कुछ भी इंटॉक्सिकेशन हुई, वो भी जिस तरह से नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीजन और एनर्जी जा रही है, इंटॉक्सिकेशन भी सेकंड्स में पूरी बॉडी में फैल जाएगी थ्रू ब्लड। इसीलिए ब्लड को हेल्दी रखना, ब्लड सप्लायर के जो पार्ट्स हैं उनको हेल्दी रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is transport of materials necessary in a plant or in an animal? Explain. So you have to tell transportation क्यों जरूरी है। शायद उसका कुछ पार्ट मैं अभी बता ही चुकी थी। ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप क्या कर रहे हैं, आप वो चीजें कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें तो रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर रिलीजिंग एनर्जी इज बीइंग डन इन द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एनर्जी जनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से काम भी बंद हो जाएगा। और वो होता है व्हेन अ पर्सन इज सिक, आपके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस भी ऑब्वियसली स्लो हो जाता है। आप कम खाना खा रहे हो और द साइकिल गोज लाइक दैट। एंड इन द अदर कंडीशन व्हेन द पर्सन इज नॉट सर्वाइविंग, एक इंसान की डेथ के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन अपने आप नील हो जाता है क्योंकि अब बॉडी के रिक्वायरमेंट्स जीरो हो गए हैं। नो ब्रीदिंग, नो रेस्पिरेशन एंड एज अ रिजल्ट नो ट्रांसपोर्टेशन।
Okay, so this answers the question that why is transportation very very important, क्योंकि उसमें आप मेंशन करते हो ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन तो नहीं हो रही, वो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जहां इंटॉक्सिकेशन होती है एंड द पर्सन इज क्विकली डायग्नोज, शुड बी क्विकली डायग्नोज बिकॉज इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो. Why is it necessary to excrete waste products? This is also related to the previous question. क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो यू मेक श्योर ऑक्सीजन हो रही है ट्रांसपोर्ट, यू मेक श्योर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपकी बॉडी में, लेकिन इंटॉक्सिकेशन होगी तो वो भी विद इन सेकेंड्स होंगी बिकॉज ब्लड इज द सेम थिंग मीडियम विच इज डूइंग दैट. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये इंटॉक्सिकेशन, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी बॉडी में से नहीं निकलेंगे थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे ब्लड कैरी करना शुरू कर देगा विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेडली. सो सर्टेन वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स. द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया आर टॉक्सिक. When these toxic materials are not removed from the body, they get mixed with blood and can damage the cells of the body. बहुत सारे ओल्ड एज लोग हैं, उनके केसेस में ऐसा होता है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते छोटी छोटी चीज़ों को. मे बी दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू देमसेल्व्स, उनको पता ही नहीं चलता कब ये इंटॉक्सिकेशन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हो गई है. एंड सिंस यू हैव स्टडीड कि ब्लड में एक छोटी से छोटी कैपिलरी है जो मेक श्योर करती है आपके एक कॉर्नर में ब्लड फैले ताकि ऑक्सीजन और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं पूरी बॉडी को मिले. तो अगर इंटॉक्सिकेशन का एक भी दाना फैल गया तो वो भी विद इन सेकेंड्स पूरी बॉडी में चला जाएगा. सो इसीलिए बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. What will happen if there are no platelets in the blood? उसके लिए आपको प्लेटलेट्स के फंक्शन पता होने बहुत ज़रूरी है. एंड वी नो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है. कुछ कट लग गया, कुछ चोट लग गई तो प्लेटलेट्स अगर बॉडी में नॉर्मल लेवल में होंगे, आप थोड़ी टाइम बाद देखते हो देयर इज अ लेयर ऑन द टॉप जिसकी वजह से खून आना बंद हो जाता है. लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर प्लेटलेट्स का काउंट ठीक नहीं है तो क्या होगा, दैट ब्लड विच वॉज कमिंग आउट विल नेवर स्टॉप, और वो इट विल नॉट स्टॉप. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज गोइंग टू बी अ शॉर्टेज ऑफ ब्लड इन योर बॉडी आफ्टर सम टाइम, जिसकी वजह से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा एंड देयर विल बी नो प्लेटलेट्स, देन नो, नॉट इवन फॉर अ माइनर कट, द लॉस ऑफ ब्लड माइट लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. बड़ी सर्जरी से पहले डॉक्टर्स हमेशा आपका ब्लड रिपोर्ट देखते हैं क्योंकि उसमें प्लेटलेट काउंट करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यू नेवर नो, इंपॉर्टेंट सर्जरीज, मेजर ऑपरेशंस के टाइम पे अगर ब्लड आपकी बॉडी से ज्यादा फ्लो होना शुरू हो गया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल ना हुआ तो आपकी बॉडी का ब्लड जो है वो बंद होगा ही नहीं, एंड इन दैट केस यू कैन डाई ऑल्सो. So such small things are very important and this is the duty of a responsible doctor to make sure ये सारी चीजें हर सर्जरी या ऑपरेशन से पहले करी जाए. What are stomata? Give two functions of stomata. We all know what are stomata. The small pores in the leaves of the plant are known as stomata, and the functions of stomata are exchange of gases like oxygen and carbon dioxide, removal of excess of water through the process of transpiration. So stomata बहुत ज़रूरी है, exchange of gases उसमें से होता है, और हमारा जो leaves हैं, जो kitchen of the plant है, उनमें से water को remove करना भी बहुत important है, which is done by stomata. Does transpiration serve any useful function in the plants? Do you think? Yes. हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपीरेशन का रोल. ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर इज यूजफुल फॉर द प्लांट्स. एज वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, सक्शन इज क्रिएटेड इन द रूट्स विच एनेबल द रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल. सो इट्स लाइक अ सक्शन क्रिएशन जो बहुत ज़रूरी है. जैसे हम पानी स्ट्रॉ से पीते हैं तो जब हम उसको स्ट्रॉ से पीना शुरू करते हैं हम एक सक्शन क्रिएट करते हैं ताकि नीचे का पानी और ऊपर की तरफ आना शुरू हो. तो यही सक्शन जो है ट्रांसपीरेशन करता है. जब ऊपर से पानी निकलता है सो नीचे के रूट्स जो है उस सक्शन को क्रिएट करते हैं ताकि और पानी रूट्स एब्जॉर्ब करें और वो ऊपर की तरफ बढ़े. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 जहां हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. सो द फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड डैश सिस्टम. कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का मतलब है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएटेड है. सो वो जितने भी होंगे उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत वेल डेवलप्ड होगा क्योंकि एज आई सेड इट्स अ कॉम्प्लेक्स एनिमल. तो हर फंक्शन के लिए एक अलग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है और उनका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होना भी चाहिए. अदरवाइज देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ एवरीथिंग एंड द बॉडी विल नॉट सर्वाइव.
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज डन बाय डैश सिस्टम. सो अभी हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय वैस्कुलर सिस्टम्स. आपको याद होगा उसमें जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के लिए और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए. क्वेश्चन नंबर 27. डैश कैरीज ऑक्सीजन एंड गिव्स रेड कलर टू द ब्लड. बहुत ही सिंपल आंसर है और ये हमारे चैप्टर का क्रक्स है जो हम शुरू से पढ़ते रहते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन. इट कैरीज ऑक्सीजन एंड गिव्स रेड कलर टू द ब्लड. द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज डैश. ये बहुत बार वन वर्ड में पूछा जाता है, नेम द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए दैट इट इज कॉल्ड आयोटा. This is the largest artery in our body. Our heart is dash chambered. पता होना चाहिए क्योंकि जब हम organisms change करते हैं तो हमारा chambering of heart भी change हो जाता है. So our heart means when I talking about human beings. So human beings का जो heart है that is 4 chambered. 4 sections are there majorly. That is why it's called a 4 chambered heart. The dash vessels transport water and minerals in plants. ये आपको बहुत अच्छे से पता है और अभी मैं बता भी चुकी थी कि जो जाइलम है they are responsible for the flow of water and minerals in the plants, and when it is talking about phloem they are responsible for the transportation of food in the plants, right? So I hope children with all these questions you have got a very good practice to prepare for your exams, and it has given you enough practice to understand and test yourselves with the conceptual understanding also. So all the best and do well.